नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आईटीआई ऑनलाइन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। मैं सर्वेश कुमार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। पहले अभी तक हम लोग जो बात कर चुके हैं वो जल्दी से हम बता देते हैं आपको। वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस में हमने स्टार्ट किया था डेंसिटी, मास और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, तो आपको हमने जिसको द्रव्यमान, भार और घनत्व कहते हैं, मास आपको बता दिया था हमने, वेट बता दिया था जिसको भार कहते हैं, और आपको द्रव्यमान डेंसिटी बता दिया जिसको घनत्व कहते हैं। ठीक, हिंदी सबकी पता ही है आपको। मैं थोड़ी इंग्लिश की टर्म यूज़ करूँगा, आप अपने हिसाब से रिलेट करते रहिए। मास मतलब ये सब बता चुका हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बता चुका हूँ। डेंसिटी क्या होता है आपका, घनत्व क्या होता है आपका। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, डेंसिटी इक्वल टू आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आयतन आपका बता दिया था। ये दोनों में से आपका वेट जो होता है वो चेंज होता है क्योंकि जी से मल्टीप्लाई होता है, मास चेंज नहीं होता है। उसके बाद आपको आपेक्षिक घनत्व बता दिया था, जिसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले वीडियो पड़े हुए हैं आपके चैनल पे, जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, दिए हुए वस्तु का घनत्व अपॉन स्टैंडर्ड का घनत्व जो कि आपका पानी होता है। ये सब हम बात बता चुके हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आपको बता दिया था, जल्दी से आप देख लेंगे क्या बताया था आर्किमिडीज के सिद्धांत में। आर्किमिडीज के सिद्धांत में आपको हमने बताया था कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर डूबती है तो वो जब पानी के अंदर जाती है तो जितना वॉल्यूम उसका पानी के अंदर जाएगा उतने ही आयतन का जो पानी का होगा वो हटाएगा वहाँ से, और हटाए हुए पानी का जो वेट होगा, भार होगा, वो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, जिसको हम एफ बी से नोट करते हैं। इसीलिए बॉडी क्या होती है, पानी में पूरी तरीके से नहीं डूबती है, वो तैरने के फॉर्म में रहती है। तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बता दिया था, आर्किमिडीज अच्छे से समझा दिया था पिछले वीडियो में। आज हम आइडिया आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सिद्धांत जो आपको बताया था उसके आगे की बात करेंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देखेंगे। प्लवनशीलता एक शब्द होता है, प्लवनशीलता, उसको प्लवनशीलता कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं बॉयंसी। तो ये क्या होता है ये हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा प्लवनशीलता। प्लवनशीलता जिसको हम बॉयंसी भी कहते हैं, क्या होता है माय डियर, ध्यान से समझिएगा। जब भी देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये आपकी कोई बकेट है, अभी इसमें पानी ये है, ठीक, ये आपका वाटर लेवल है। जब भी कोई वस्तु मैं धागे से बांध के, मान लो कोई वस्तु मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ, जब भी कोई वस्तु मैं पानी के अंदर डालता हूँ तो अब जो पानी के अंदर जब ये वस्तु गई है तो जितना इसका आयतन होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, उतना पानी इसने क्या किया होगा, अपनी जगह से हटाया होगा। अब जो अपनी जगह से पानी हटाया होगा तो थोड़ा सा लेवल क्या चेंज हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, क्योंकि इसने क्या किया, जगह ऑक्युपाई की। अब ये जो ऑब्जेक्ट अंदर गया तो उसने वॉल्यूम को हटाया, तो वो कहाँ गया, ऊपर। अब जो वॉल्यूम इसने हटाया है, ये जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका ऊपर पानी आ गया है उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम हटाया गया है इसका जो आपका वेट होगा, भार जो होगा इसका, उस भार का वजन जो होगा वो इसके ऊपर लगेगा, ऊपर की ओर, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, जिसको हम बॉयंसी कहते हैं। ठीक, तो इसको प्लवनशीलता कहते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। अभी मैंने फिर से बताऊँ क्या बोला, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई वस्तु पानी के अंदर जाती है तो जितना वॉल्यूम वो हटाती है उस वॉल्यूम का जो वजन होता है, भार जो होता है, वेट जो होता है, उतने ही वेट का के एक ऊपर की ओर उसमें फोर्स लगता है वस्तु में, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्लवनशीलता कहते हैं। तो अब ये बॉयंट फोर्स क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, एक चीज़ बता चुके हैं ना पिछली क्लास में, डेंसिटी इक्वल टू घनत्व इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको बताया है। तो आपका जो मास होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ और हम जानते हैं कि आपका वेट क्या होता है, भार जो होता है वेट इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी होता था, W इक्वल टू एम इंटू जी होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको मैं क्या, ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ये जी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक,
तो आपका जो बॉइंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपका mg हो जाएगा। तो ये m जो है हमारी डियर, m को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो वेट को w से डिनोट करते हैं, m इंटू जी है आपका, तो m की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये रो मतलब घनत्व और v मतलब वॉल्यूम, ठीक। तो इसमें अगर m की जगह रख दूंगा तो वेट क्या हो जाएगा आपका, w इक्वल टू रो v इंटू जी, पेट चीज है मतलब ये आयतन है, वॉल्यूम। तो ये कितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा वो हमने निकाल लिया। क्यों, क्योंकि जितना भार होगा उतना ही तो ऊपर लग रहा है, जितना इसका भार जिसने पानी का हटाया उतना ही भार तो ऊपर लगेगा। तो एफ बी कितना हो जाएगा, बॉइंट फोर्स जो ऊपर लगेगा वो कितना होगा, रो जी वी, ठीक। रो क्या हुआ, घनत्व तो हो गया, और जी आपका जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, और वी जो हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। तो इसकी आपकी हिंदी डेफिनेशन क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने समझाया वही है, जब कोई वस्तु किसी द्रव पदार्थ में डुबोई जाती है तो इसके कारण हटाए गए द्रव पदार्थ का भार, जो हटाया गया द्रव पदार्थ है उसका भार, हटाए गए द्रव पदार्थ का भार ऊपर की तरफ उछाल लगाता है। ये जो आपका एफ बी जो ऊपर की ओर लग रहा है उसी की बात कर रहा है, ऊपर की ओर उछाल लगाता है। यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव पदार्थ के ऊपरी उछाल के बराबर होता है। तो जो वस्तु जिस पानी को हटाया है उसके भार के बराबर होता है, जो उछाल लगता है वो किसके बराबर होता है, जो पानी का वेट है उसके बराबर। तो हमने ये वेट के बराबर कर दिया ना, एफ बी इक्वल टू वेट कर दिया, ये हो गया आपका हटाए गए द्रव पदार्थ के ऊपरी उछाल के बराबर होता है, जिसे हम प्लवनशीलता अर्थात बॉयंसी कहते हैं। तो आप जिसको हम प्लवनशीलता और बॉयंसी कहते हैं, ये मतलब समझ गए। अगर माय डियर आप इतना समझ गए हैं तो एक चीज़ और ध्यान से समझिए, प्लवनशीलता आप समझ गए हैं। अब ये जो प्लवनशीलता होता है, अब ये जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ये आपको जो फोर्स दिखा रहे हैं जो ऊपर की ओर लग रहा है, ये किस जगह से लगेगा, किस जगह से लगेगा, उसको हम सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, जिसको हम प्लवन केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, प्लवन केंद्र, प्लवन केंद्र, प्लवन केंद्र। आई होप माय डियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि बेल आइकन घंटी आपकी बजी होगी उसको दबाइए, ताकि आपको नए वीडियो जो है उस तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए यूट्यूब में। अब होता क्या है, प्लवनशीलता, प्लवनशीलता समझ गया। प्लवन केंद्र क्या है, प्लवन केंद्र मतलब माय डियर ये जो आपका ऊपर की ओर बॉइंट फोर्स लग रहा है, ठीक, ये जो प्लवनशीलता जो बल लग रहा है ऊपर की ओर जो उछाल लग रहा है, वो हटाया गया पानी, अब ये जो था इसकी जगह ये पानी हमने देखा था हटाया गया है। अब ये जो हटाया हुआ पानी है इसका कोई बीचों बीच सेंटर केंद्र होगा। मान लो कि ये हटाया हुआ पानी, इसका सेंटर केंद्र आपका ये है, तो ये जो बॉइंट फोर्स लगता है वो कहाँ से लगता है, ये जो हटाया गया जो आपका पानी था उसका जो बीच वाला बिंदु होगा सेंटर, उससे आपका ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लवनशीलता कहते हैं। इसी को हम प्लवन केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक, समझ गए। जो ऊपर बात की है उसी से रिलेटेड है। तो प्लवनशीलता क्या होता है, जो हटाया गया पानी है उसके भार के बराबर ऊपर की ओर उछाल लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स कहते हैं या प्लवनशीलता कहते हैं। अब जो हटाया गया लिक्विड है उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर से ऊपर की ओर फोर्स लगता है, उसको प्लवन केंद्र कहते हैं। तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव पदार्थ के ऊपर की तरफ उछाल उस द्रव पदार्थ के गुरुत्व केंद्र पर ऊपर की तरफ लंबाई दिशा में कार्य करता है, समझ गए। तो उसका जो आपका गुरुत्व केंद्र होगा, उस सेंटर वही सेंटर होगा, उसके ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लंबाई दिशा में कार्य करता है, जिसे प्लवन केंद्र अथवा बॉयंसी केंद्र कहते हैं। अब आपको मैं फिगर से समझाता हूँ ये चीज़, देखिएगा। अब प्लवन केंद्र क्या होता है, देखिए पानी में जब कोई वस्तु मैं डुबो रहा हूँ, ये आपका फ्री सरफेस है, मान लो अगर पूरी तरीके से पानी में डूबी, अब आपकी ये वस्तु, मान लो कि आपकी वस्तु जो है अभी ये कोई वस्तु है जो पानी में डूबी तैर रही है, ठीक, डूबी नहीं है पूरी तरीके से। अब इतना भाग पानी के अंदर है, इसका इतना भाग क्या है, पानी के अंदर है। अब ये जो इतना भाग पानी के अंदर है तो इसने कितना वॉल्यूम हटाया होगा, इतना ही, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो इसने पानी यहाँ से हटाया होगा। तो ये पानी मान लो उसने हटा दिया। अब इस पानी का जो सेंटर होगा, ये जो हटाया हुआ पानी है इसको मैं पीले से, तो इतना बॉडी भी अंदर गई है लाल से,
और जो जो उसने हटाया है वो भी आपका मैं पीले से दिखा रहा हूँ। पानी भी कितना हटाया है, इतना। तो अब जो पानी हटाया है उसने, मैं वो आपको अलग दिखा रहा हूँ कि ये पानी उसने हटाया है, ठीक। अब हटाए हुए पानी का जो आपका सेंटर होता है, हटाए हुए पानी का सेंटर ये हुआ आपका, वहाँ से ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जिसको हम बॉइंट फोर्स कहते हैं, जो कि ऊपर प्लवनशीलता बताया है। और ये जो बिंदु है, जिस बिंदु से ये लग रहा है, जिस बिंदु से, जिस सेंटर से ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसको हम प्लवन केंद्र कहते हैं, जिसको सेंटर ऑफ इंग्लिश में फ्लोटेशन कहते हैं, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। मतलब बॉडी इसके अबाउट क्या करेगी, तैर रही होगी। तो ये चीज़ हो गई आपकी प्लवनशीलता और प्लवन केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये जो संतुलन के नियम जो हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। हिंदी में क्या लिखेंगे, संतुलन के नियम, संतुलन के नियम। अब ध्यान से सुनिएगा माय डियर, कोई भी वस्तु पानी में तब तैरती है, अभी हम घनत्व तो पढ़ चुके हैं, घनत्व तो आपको डी से भी डिनोट करते हैं या फिर हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। एक चीज तो हमें पता है, जिसका घनत्व तो अधिक होगा वो कम घनत्व वाली पानी में डूब जाएगी। जैसे कि पानी का घनत्व जो होगा, पानी आपको घनत्व बताया था मैंने, जैसे वाटर का जो डेंसिटी होती है वाटर की, आपको बताया था मैंने 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब पानी के घनत्व से अगर मैं लकड़ी के घनत्व का तुलना करूं वुड, तो वुड का घनत्व जो होगा वो पानी के घनत्व से क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, वुड का घनत्व तो आपका कम होगा, किससे, पानी से। क्यों, क्योंकि घनत्व तो क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं दोनों में से, तो आपको क्या ज़्यादा होगा, वाटर का आपका मास जो होगा वो अधिक होगा। भारी कौन होता है, भारी आपका पानी होता है, सेम कि आपका वुड होती है, ठीक। या फिर आप प्लास्टिक ले लो एग्जांपल, जैसे डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक जो होगी, प्लास्टिक वो भी क्या होगी, कम होगी, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। कैसे कम होगी, क्योंकि मास आपका ऊपर होता है, आपका द्रव्यमान ऊपर होता है। अब जब किसी नदी में पानी बह रहा है, पानी का घनत्व तो अधिक है, उस पे जो तैर रही है पन्नी, ये जो प्लास्टिक तैर रही है, उसका घनत्व तो कम है, तभी तो ये प्लास्टिक तैरेगी, तभी तो ये प्लास्टिक तैरेगी। अब अगर इस प्लास्टिक की आपने प्लेट रखी और उस प्लेट पे क्या किया, ऊपर पत्थर रख दिया, तो ये तो डूब जाएगी। तो आपका जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है वो किस पे काम करता है, वो वेट पे काम करता है, भार पे। तो जब कोई वस्तु आपकी पानी या किसी द्रव पदार्थ पर तैरती है, तो हटाए गए पानी का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है या उससे कम होता है। ये हम आर्किमिडीज सिद्धांत में देख चुके हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, जो हटाए गए पानी का जो आपका जैसे वेट है आपका, मान लो भार बात करें वेट, तो आपका W जो होगा, ये मान लो किसका W है, जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका, तैरती हुई बॉडी का, फ्लोटिंग बॉडी का आपका वेट है, ठीक है। और आपका जिसमें तैर रही है वो मान लो W1 है, या जो हटाया गया है भार उसका है आपका। तो ये किसका है वेट, जिसमें आपकी बॉडी आपकी तैर रही है। एक तरीके से बोल सकते हैं वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव पदार्थ का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव पदार्थ का भार। क्योंकि जिस जो वस्तु है, ये आपकी वस्तु हो गई, वस्तु का भार हो गया, ठीक। अब जो वस्तु पानी के अंदर जाती है उसके द्वारा जो फ्लूइड हटाया जाता है, ये आपका जो फ्लूइड है और जो आपका जिसमें डाला गया उसका वेट, आपका ये ऑब्जेक्ट है कोई, तो इसका वेट जो है वो W है। अब ये जिस पानी में डाला गया है, मान लो इस पानी में आपने डाला है, इसको पानी में डाला है, तो इसने पानी से जो इसने वॉल्यूम हटाया है, उसका जो पानी का जो वेट आया है वो आपका ये है। तो ये आपका W1 है और ये आपका W है, ठीक। अगर आपका W ज़्यादा होगा W1 से,
तो ये क्या करेगी, इसमें डूब जाएगी। ठीक, अगर आपका W बराबर है W1 से तो ये फ्लोट तो करेगी, तैरेगी, लेकिन बहुत मुश्किल से तैरेगी। लेकिन अगर आपका W जो है वो कम है किससे, W1 से, तो बॉडी हमेशा क्या करेगी, आपकी फ्लोटिंग, तैरने की पोजीशन में ही रहेगी, फ्लोटिंग स्टेट में। तो यही आपकी लॉ ऑफ फ्लोटेशन है कि वस्तु तभी तैरेगी जब उसका जो भार होगा, वेट जो होगा, जो तैरती हुई वस्तु, द्रव पदार्थ का जो भार होगा W, वो आपका कम होगा किससे, W1 से। तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलन की शर्तें, संतुलन की शर्तें, संतुलन की शर्तें। देखिए क्या होता है, अब मान लो कि ये आपका कोई ऐसा शेप है, यहाँ पे आपकी कोई बॉल है। अब इसको अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो धीमे धीमे ये मूव करते हुए ये जाएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, धीमे धीमे कहाँ पहुँच जाएगी, अपनी स्टेबल पोजीशन में पहुँच जाएगी। तो ये केस आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक, अब आप, ये आपका ऐसा केस है, तो इसमें आप अगर कोई बॉडी है उसमें आपने फोर्स लगाया तो जितना फोर्स लगा उतना मूव करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल केस, न्यूट्रल। और ये केस जो है आपका, इसमें अगर कोई आपकी बॉल है, आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी, कभी वापस अपने स्टेबल पोजीशन पे नहीं आएगी। तो ये तीन केस होते हैं आपके, स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल। इसको अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करें, आपका फ्लोटिंग के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका कोई मान लो बॉडी है, ये आपका फ्री सरफेस है, पानी का फुल सप्लाई लेवल। अब इसमें ये आपकी कोई वस्तु है जो कि इसमें आपकी फ्लोटेशन पे है, तैर रही है इसमें। तो इसकी एक वर्टिकल एक्सिस होगी, बॉडी की कोई वर्टिकल एक्सिस होगी। अब जब इस पर मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसका G भी होगा कहीं पे इसका B भी होगा। अब इस पे, अब मैंने इसको जब ऐसे घुमाया तो ये बॉडी घूमेगी अगर, तो क्या चेंज होगा, अगर ये घूमेगी तो आपका ये कुछ ऐसी जाएगी, घूम के आपकी कुछ बॉडी ऐसी जाएगी। तो पहले नीले वाले का जो पोर्शन था पानी के अंदर वो इतना था, अब जब उसको मैंने घुमा दिया है तो अब उसके अंदर जो पानी के अंदर जो है बॉडी वो इतनी है। तो इसका आयतन चेंज हो गया ना, वॉल्यूम जो है अब बदल गया। तो वॉल्यूम के बदलने से ही आपका, जो आपको बताया था अभी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो प्लवनशीलता केंद्र था, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो था वो चेंज हो जाएगा। नीले वाले का मान लो सेंटर आपका यहाँ था, तो बी पॉइंट कहाँ होगा, आपका यहाँ होगा। बी पॉइंट वो होता है जहाँ से आपका ऊपर की ओर क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, FB, जिसको हमने नोट किया था। ठीक, तो इसको हमने आपका प्लवन केंद्र बताया था, उसको B से नोट करते हैं। अब जब बॉडी अंदर चली गई ज़्यादा, तो आयतन ज़्यादा हो गया होगा, तो B की पोजीशन चेंज हो गई होगी, नया B आपको मिलेगा। अब यहाँ से आपका FB लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये B से काम नहीं करता है। अब इसकी जो एक्सिस होगी, अब पहले ये थी, अब जो है बॉडी की वर्टिकल एक्सिस ये होगी। ठीक, जब इसको मूव किया है तो इस पर जो वर्टिकल एक्सिस होगी वो जहाँ पे इसको काटती है जाके, उस पॉइंट को मेटा सेंटर पॉइंट, तो इसको आप ऐसे याद रखना कि मेटा सेंटर पॉइंट होता है एक, मेटा सेंटर पॉइंट, वो वह पॉइंट होता है जब नया आपका, जैसे आपको फिर से मैं ये फिगर बना के समझाता हूँ। यहाँ पे ये आपका फुल सप्लाई लेवल था, ये आपकी बॉडी थी, अभी इसकी वर्टिकल एक्सिस आपकी ये थी। अब जब इसको मैंने मूव किया तो इसका आपका चेंज होगा, मूव किया तो ये आपका ज़्यादा पानी के अंदर चली गई होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा, मान लो ये चेंज आ गया। अब जो नया पॉइंट आएगा, पहले जो B था आपका कुछ यहाँ था, अब जो नया B आ गया, मान लो आपका ये आपका नया B डैश आ गया, तो यहाँ से ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है FB, बॉइंट फोर्स, वो कहीं ना कहीं इसको काटेगा जाके, जहाँ पे काटता है उस पॉइंट को हम मेटा सेंटर पॉइंट कहते हैं। और बॉडी जो घूमती है इसी के अबाउट घूमती है। ठीक है, तो आपका जो नया बॉइंट फोर्स था वो ऊपर की ओर काटेगा जाके, जहाँ काटेगा उसको मेटा सेंटर पॉइंट कहते हैं। अगर M ऊपर है किससे, G से, G क्या होता है, कोई भी बॉडी का जो गुरुत्व बल होता है, ये जैसे आपकी कोई ठोस वस्तु है, अगर इसमें मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कण एक समान है पूरे ऊपर से नीचे तक, तो इसका जो सेंटर होगा, जो
CG होगा वो एकदम बीचों बीच होगा, CG। तो इस वस्तु का CG मान लो आपका ये था, ये आपका CG था और ये आपका B था, G से नोट करें ये B। तो अगर आपका मेटा सेंटर पॉइंट से B की तुलना नहीं करते हैं, आपकी G से करते हैं, तो M क्या होता है, जब वस्तु को घुमाते हैं तो उसका जो B था वो नया B आता है, उस B से ऊपर की ओर जो फोर्स बल लगाते हैं वो जहाँ पे सिधाई पे काटेगा जाके वो पॉइंट आपका M होता है। अगर M ऊपर है G से तो वो स्टेबल होता है, अगर M नीचे है G से तो अनस्टेबल होता है, अगर M बराबर है G के तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है, बस आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, प्लवनशीलता क्या होती है और सेंटर ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत आपका वेट जो होगा वो आपका बराबर होना चाहिए, किसके, उससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आपको कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आपका एग्जाम्पल देखिए कुछ, कि पानी में जो लोहे का जहाज होता है, पानी में लोहे का जहाज क्यों तैरता है, तो आप लिखिए पानी में लोहे का जहाज क्यों तैरता है। उसका तो वेट ज़्यादा होगा, फिर वो तैरता क्यों है, तो उसमें देखिए क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई वस्तु पानी के अंदर जाती है, जब कोई वस्तु पानी के अंदर जाती है तो वो तभी तैरेगी जब उसके अंदर जो आपका पानी जो उसने हटाया है, उस पानी का जो वेट होगा, भार जो होगा, उसके बराबर का एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और इस वस्तु का जो आपका वेट होगा वो नीचे की ओर लगेगा, जिसको हम mg कहेंगे, W = mg। अगर आपका W ज़्यादा हो गया, किससे, FB से, तो अगर W ज़्यादा हो गया तो कहाँ जाएगी, नीचे की ओर कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाएगी, तो ये क्या होगी, डूब जाएगी, ये आपकी डूब जाएगी। लेकिन अगर आपका जो हटाया गया जो ऊपर की ओर बल लग रहा है वो अधिक होगा, FB अधिक होगा, जो वेट है उसका, जितना पानी के अंदर डूबा वेट है, तो क्या होगा उस केस में, ये चीज़ क्या होगी, तैरती रहेगी, ये चीज़ तैरती रहेगी। इसी सिद्धांत पे काम करता है आपका जो पानी का जहाज है। अगर आपने पानी में कोई लोहे की सुई या ऑब्जेक्ट डाला तो वो डूब जाएगा। वो क्यों डूब जाएगा, क्योंकि जो इसका वेट होगा वो अधिक होगा, किससे, बॉयंट फोर्स से। और जो जहाज होता है जब पानी के अंदर जाता है तो वो जितना डूबता है, जितना पानी के अंदर जाता है, उसका जो वेट होता है वो वेट जो होता है वो कम होता है, किससे, बॉयंट फोर्स से। इसलिए जहाज जो होता है तैरता रहता है। एक बार पढ़ के मैं सही से हिंदी में बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। लोहे का ठोस टुकड़ा पानी में तुरंत डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक, बता दिया पहले भी, घनत्व तो अधिक होता है इसलिए डूब जाएगा, या वेट आपका अधिक होता है बॉयंट से इसलिए डूब जाएगा। परंतु लोहे का जहाज खोखले आकार का होने के कारण जब पानी में प्रवेश कर जाता है, हटाए गए पानी का आयतन वास्तविक डूबे हुए लोहे के जहाज से बहुत अधिक होता है। समझ गए, जो हटाया गया पानी का जो वॉल्यूम है, वो जो आपका पानी में जो जहाज डूबा है उससे अधिक होगा, तो अधिक होगा तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। तो आपका बॉयंट फोर्स अधिक होगा, जो हटाया गया जो वेट है वो अधिक है। जब इसका वेट अधिक है तो आपका ऊपर लगने वाला बॉयंट फोर्स अधिक होगा, और जो आपका जहाज का जो वजन है नीचे की ओर जो पानी में डूब रहा है उसका कम होगा। तो क्या होगा आपका, उस केस में आपका पानी, इसलिए जहाज पानी में उतनी ही गहराई पर डूबता है जब तक कि इसका भार हटाए गए पानी के बायंसी प्लवन बल के ऊपर की उछाल के संतुलन के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपका जितना उसने वेट हटाया है उसी के बराबर रहता है तो तैरता रहता है। अगर आपका कम हो गया, अगर आपका जो वेट हटाया गया उसका जो वेट ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा। ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हाइड्रोमीटर। एक चीज़ और याद रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपकी पानी में तैर रही है तो वही सेम चीज़ आपकी दूसरे, जैसे मरकरी या दूध, कोई और द्रव पदार्थ हो उसमें भी तैरे, ऐसा ज़रूरी नहीं। दोनों का घनत्व तो अगर अलग होगा क्योंकि वो घनत्व पे काम करता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसके काम आता है, हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन आपके में आता है आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए, जिसको हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी और
रिलेटिव डेंसिटी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिए इसको ना आया हो। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये किस पे काम करता है? इसका जो प्रिंसिपल होता है वो आपका प्लवनशीलता के प्रिंसिपल के कप पे काम करता है। ठीक, हाइड्रोमीटर एक कांच का यंत्र होता है जिसके ऊपरी भाग पे पैमाने का निशान होता है। ये ऐसा कुछ होता है आपका, ये ऐसा ऊपर वाला भाग है जिसमें आपका क्या होता है, मार्किंग की होती है, जिसमें आपकी मार्किंग की होती है। ये आपका ऐसा स्टेम होती है, फिर आपका ये नीचे, फिर आपका ये और नीचे जाता है, ऐसे जाके फिर नीचे आपका क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। नीचे जाके क्या होता है आपका एक ये पतला आता है ऐसे करके, फिर इसमें आपका एक बल्ब लगा होता है। ये इस प्रकार होता है आपका हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर किस पे काम करता है, क्या पता करने के लिए? तो ये एक क्वेश्चन आपके में बन गया। हाइड्रोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें यहाँ पे मार्किंग की हुई होती है आपकी स्केल, जिसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपकी स्केल हो गई। ठीक, ये आपका हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए काम आता है। ये ठोस यंत्र होता है जो कि कांच का बना होता है। बस यही क्वेश्चन आपके में आता है। हम यहाँ पे आपको बता ही चुके हैं पहले, घनत्व इक्वल टू, घनत्व बराबर मात्रा मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मात्रा अपॉन आयतन, आयतन। ठीक, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो आपका जो मास होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, मास बदलता है क्या? मास तो कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम के कह सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू के अपॉन आयतन हो जाएगा, आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं। तो क्या है कांस्टेंट जो कि नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि घनत्व जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? घनत्व जो है वो उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयतन के, आयतन के। मतलब अगर घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा, अगर आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। ये इन्वर्सली उल्टा रिश्ता होता है। अगर आपका वॉल्यूम अधिक है, वॉल्यूम अधिक है तो आपकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर आपकी डेंसिटी अधिक है तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। तो ये उल्टा रिलेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक माय डियर, ये हो गया आपका जिसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है माय डियर, वीडियो लंबा हो रहा है तो आपका एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ हाइड्रोमीटर का जल्दी से, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। एक क्वेश्चन सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको नोट करिए और सॉल्यूशन में बताता हूँ। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 136 ग्राम पारे की मात्रा, क्वेश्चन देखिए, 136 ग्राम पारे की मात्रा का आयतन ज्ञात करिए। आपकी मात्रा मतलब क्या होता है? मात्रा मतलब क्या हो गया आपका? मास दिया हुआ है क्या? मास दिया हुआ है। मात्रा मतलब मास, मात्रा कितनी दी है आपको? 136 ग्राम। पारे की मात्रा का आयतन ज्ञात करिए। आयतन बोल रहा है आपको, मतलब वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको। ठीक, पारे का अपेक्षिक घनत्व तो आपको दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है। पारे की हमने लिखवाई भी थी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या निकालना है? क्या बोल रहा है आपसे निकालने के लिए? आपसे वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है। तो कैसे निकालोगे? देखिए, आपको सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जानते थे, फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, हमने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका वाटर होगा। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, आपकी डेंसिटी आपको पता ही है, आपको मरकरी की दी है इसने। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी दी है? मरकरी की। तो यहाँ गिवन फ्लूइड क्या हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया होता है, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कितनी दी है? आपकी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? इसमें देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये इस फॉर्मूले पे देखिए, ये फॉर्मूला है, मुझे घनत्व निकालना है मरकरी का, मरकरी घनत्व निकालना है। तो क्या होगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर।
यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13.6 डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 13, ये डेंसिटी निकालनी है मरकरी की, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6 और पानी का जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ये हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होती है आपकी, तो ये आपका 136 और ये आपका कितना 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 13.6 ही आएगा। तो आपका ये क्या आ गया, क्या किसकी डेंसिटी आ गई, मरकरी की आ गई, मरकरी की आपकी डेंसिटी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, पारे का आयतन। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालना है आपको, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास आपको दिया था, उसने कितना दिया था, मास आपको दिया था 136 ग्राम, 136 ग्राम, और डेंसिटी आपने निकाल ली कितनी, डेंसिटी आपने निकाल ली कितनी इसकी, आपकी 13.6। वैसे क्वेश्चन में देखिए उसने गड़बड़ दिया है थोड़ा सा, क्वेश्चन में अगर उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है अपेक्षित घनत्व, तो अपेक्षित घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इसने यूनिट दी है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसी को आप डेंसिटी मान के काम कर, क्योंकि ये डेंसिटी की यूनिट है ना, ये यूनिट किसकी, घनत्व की यूनिट है, तो इसी को आप डेंसिटी मान के भी कर सकते हो, तो ये सही होगा। लेकिन असल में क्वेश्चन में आपको ये नहीं देना चाहिए था, यूनिट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है, ठीक, कड़े आती है, फिर भी हमने सही कर लिया उसको। अब आपका आंसर सेम ही आएगा, उससे करो चाहे इससे, तो आपका ये क्या हो गया, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 घन सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू माय डियर फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी चीज़ में डाउट हो तो आप बताइएगा। जो मेटा सेंटर वाला बताया वो आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है, थोड़ा सा मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है। आपको केवल हाइड्रोमीटर क्या नापता है ये पूछा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, दूध के लिए क्या होता है, दूध के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध को पता करने के लिए, दूध का घनत्व पता करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लैक्टोमीटर, दूध का अपेक्षित घनत्व जानने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और चीनी के घोल की मात्रा पता करने के लिए स्कैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्कैरोमीटर। ठीक माय डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।